अमेरिका की हैसियत नहीं है बोलने की। जब इसने इराक पर सैंक्शंस लगाए थे तो 5 लाख बच्चे मरे थे, क्योंकि उनको लाइफ सेविंग मेडिसिन भी नहीं मिल पाई थी। तो ऐसे लोग लोग जो है प्रवचन देते हुए, कथा बांचते हुए अच्छे नहीं लगते, अमेरिका जैसे लोग। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी एक दौर है, और अभी जो है कुछ देर पहले जो शेख तमीम हैं अमीर कतर, उनसे जो है मसूद पजेश्कियान साहब ने बात की है। उन्होंने बोला है कि ईरान डायलॉग को लेकर बहुत ही सीरियस है, और खित्ते के ममालिक को ईरान गारंटी देता है कि वो पीस, स्टेबिलिटी और उनकी सॉवरेनिटी, इनकी पासदारी करेगा। क्या ईरान चाइना के रिश्ते, क्या पाकिस्तान ज्यादा बेहतर है उससे? क्या डायरेक्ट ईरान चाइना से बात नहीं कर सकता? ऑफर तो रशिया ने भी किया था, ईरान ने मना कर दिया कि नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट कहीं बाहर नहीं जाएगा। और आज मैं चाहता हूं कि राशिद रिजवी साहब आज आप तरफ से हमें अपडेट्स दें कि क्या आपको लग रहा है कि बात कहां तक पहुंची। एक तरफ कतर में बातचीत, दूसरी तरफ होर्मुज में हमला, और तीसरा बयान जो अभी आपने हमें दिया मार्को रूबियो का। कुल मिला के चल क्या रहा है, खबर और आई है, आपने सुन तो लिया होगा कि चीन को सौंपेगा ईरान अपना इनरिच्ड यूरेनियम। तो ये सब चीजें चल रही। राशिद रिजवी साहब, जी मुमताज भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये कहा है कि अपने हमलों को उन्होंने लव टैप बताया, और कहा कि ये सीज फायर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, और जो बातचीत चल रही है उसको उन्होंने कहा कि प्रोसीडिंग नाइसली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बात आगे बढ़ रही है। तो जब बात आगे अच्छे से बढ़ रही है तो हमला क्यों? आपने कहा हमने अपने डिफेंस के लिए अटैक किया, तो आपके लिए ईरान ने क्या खतरा था? कौन सा ईरान आप पे हमला कर रहा था कि आपने डिफेंस अटैक किया? आपने हमला किया, जवाबी कार्रवाई ईरान ने की, आपका MQ रीपर ड्रोन गिरा दिया एक उन्होंने, दूसरा वाला भाग गया, F-35 भी भाग गया, F-35 भी उनका आया था, वो भी भाग गया। तो एक चीज आप समझिए, इसको आप एक आसान खेल मत समझिए, दुनिया में दिखाने के लिए कि हम सीज फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो इस सीज फायर को शायद खुद भी ना चाहते हो। जब जब नेतन्याहू इन पे प्रेशर बनाएगा, ये ऐसी हरकत करेंगे कि ईरान फुल फ्लैश अटैक करे, और फिर हम भी उस पर अटैक करें, खुल के अटैक करें। अंजाम से किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू को तो मैदान में आना नहीं है, मैदान में तो आना है अमेरिका को। इमेज खराब होनी है अमेरिका की, नुकसान होना है अमेरिका का। वो अपना एयर डिफेंस लगा करके नेतन्याहू बैठे हुए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हम लोग को रोक लेंगे, थोड़ा बहुत जो नुकसान होगा वो ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नुकसान अमेरिका को कर देंगे, उसको डिस्टर्ब कर देंगे। जो पाकिस्तान का डेलीगेशन चाइना गया था, आपके प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ वहां गए थे, उसका तो ये मुद्दा ही नहीं है कि आप रख लो ईरान का यूरेनियम। पाकिस्तान के क्या रिश्ते ईरान से ज्यादा खराब हैं क्या? ईरान चाइना के रिश्ते, क्या पाकिस्तान ज्यादा बेहतर है उससे? क्या डायरेक्ट ईरान चाइना से बात नहीं कर सकता? ऑफर तो रशिया ने भी किया था, ईरान ने मना कर दिया कि नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट कहीं बाहर नहीं जाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ है, हम वो देंगे भी नहीं अमेरिका को, ना उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, हम डिस्ट्रॉय भी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल साफ साफ ईरान पहले बोल चुका है, और उसी लकीर पे वो चल रहा है, उसे लकीर नहीं बदली। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सारे फसादात की जो जड़ है,
वो है खुद इजराइल नेतन्याहू। वो सोच रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल में जितना कुछ हम हासिल करना चाहते हैं हासिल कर लें, जितना ज्यादा से ज्यादा हम लेबनान और गाजा की जमीनें घसीटना चाहते हैं घसीट लें, जितना ज्यादा से ज्यादा ईरान को डैमेज करना चाहते हैं कर लें। अब गुंडागर्दी की लैंग्वेज में, धमकी की लैंग्वेज में अगर बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि सभी अरब देशों को अब्राहम अकॉर्ड में आना पड़ेगा, सबको आना होगा उसमें, तो ये सारी लैंग्वेज डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है अपनी, ये लैंग्वेज नेतन्याहू की है। और हमने आपको शुरू में एक चीज बताया था कि ये जो मसौदा चल रहा है, जहां जहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा स्टीव विटकॉफ का और कुशनर का, वहां वहां ये मसौदे डिस्टर्ब होंगे। सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट, पाकिस्तान, चाइना, ये जो 5 देश हैं, अगर वर्ल्ड के 50 देश एक तरफ हो जाएं, 50, तो भी इन बातचीतों की, इन मसौदों की यही हालात रहेगी। क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट का जो इन्होंने बनाया है, तो डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू ने अपने ही चमचों को बनवाया है ना, जो खुद भी यहूदी हैं और इजराइल समर्थक है। नेतन्याहू को इतना तो यकीन है इस बात का, इतना तो यकीन है कि बिना हमारी परमिशन के किसी भी चीज पे मुहर नहीं लगाएगा अमेरिका, क्योंकि ये दोनों उनके साथ बैठे हैं और ये बोल चुका है नेतन्याहू कि हर पॉलिसी पर अमेरिका उनसे बात करता है। तो अमेरिका में कौन उनसे बात करता है? कुशनर, विटकॉफ। जेडी वेंस तो पसंद नहीं करते नेतन्याहू को, ये बिल्कुल आया है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। और ये जेडी वेंस को सुनाने के लिए उसने बोला कि आप वहां क्या बात करते हो, ये सब हमको पता है, क्योंकि वहां पर कुशनर भी थे, विटकॉफ भी थे। ईरान ने इन मसलों पर अपने आप को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है, बहुत ज्यादा अपने आप को वो डाउन टू अर्थ जा करके वो करने को तैयार हुआ है। वो नहीं चाहता है कि कोई जंग हो, और ये भी सोच के बैठा है अगर जंग थोपी गई तो फिर कंप्लीट होगी, फिर रुकेगी नहीं। ईरान पे अटैक हुआ और रात में कई बार अटैक हुए, लेकिन ईरान ने इनके किसी भी एयरबेस पर अटैक नहीं किया, किसी भी एयरबेस पर अटैक नहीं किया जो अरब खाड़ियों में है। ईरान चाहता तो मिसाइल उधर मार सकता था जवाबी कार्रवाई में, लेकिन ईरान ने नहीं किया। यही एक सिग्नल है अरब देशों को दिखाने के लिए, देखो हम क्यों कर अटैक न करें, ये बताओ हम क्यों अटैक न करें। जब हम पे अटैक हो रहा है और तुमने अपना एयरबेस दिया हुआ है इनको, हम उनके एयरबेस से क्यों अटैक न करें। तो ये अटैक न करना अरब देशों की हमदर्दी, अरब देशों की सिंपैथी और प्लस अरब देशों का समर्थन अपने तरफ घसीटना हुआ। कतर और सऊदी अरब तो टोटली अगेंस्ट हैं अब्राहम अकॉर्ड के, वो ओपनली बोल चुके हैं नहीं, जब तक फिलिस्तीन का मसला सॉल्व नहीं होगा अब्राहम अकॉर्ड नहीं होगा, आप पहले वो सॉल्व करो। एक टाइम पे होड़ लग गई थी, पूरी दुनिया के लोग आकर झंडा गाड़ रहे थे, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उन्होंने कहा कि हम सीज फायर करते हैं, हम मसौदा बनाते हैं। मसौदे में क्या मिला? 53% जमीन घसीट लिया, दे दिया इजराइल को, और 6% उसने और कब्जा कर लिया, 59% हो गया। तो पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप समर्थित हैं या समर्पित हैं, समर्थित कम समर्पित ज्यादा है, समर्पण कर दिया इजराइल को। मसौदे में लेबनान नहीं आएगा, गाजा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? मसौदे में लेबनान गाजा क्यों नहीं रहेगा? तो ईरान को बोलना चाहिए कि मसौदे में इजराइल में नहीं रहेगा, हमारी आपकी बात है, ना आप हम पे हमला करोगे ना हम आप पे हमला करेंगे, और ना आप किसी का समर्थन करोगे ना हम किसी का समर्थन करेंगे आपके खिलाफ। कर ले ईरान, इनके साथ सीज फायर इसी बुनियाद पे, फिर आ जाए इजराइल। कि अगर इजराइल का सीज फायर लेबनान और गाजा से नहीं है तो ईरान से भी नहीं है। ये सारी चीजें भी खुल के आएंगी।
बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प की बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और बीच बीच में उल्टे सीधे बयानात देते रहते हैं। बोलते हैं कि इसके अगर नहीं सॉल्व हुआ प्रॉब्लम, मसौदा हल नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ, तो हम एक बड़ा हमला करेंगे। अरे हमला तुम जो कर चुके हो उससे बड़ा करोगे, कितना बड़ा करोगे? तुमने उनकी गैस फैसिलिटी को मारा, तुमने उनके डिपोज पे अटैक किया, तेहरान जैसे सेंटर के डिपो पे अटैक कर दिया आपने, जहां वहां सड़कों में नालियों में आग लग गई। कितना बड़ा हमला करोगे? 45,000 घर आपने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो इनका जो तरीका है और इजराइल का जो तरीका है, उसमें आप सिमिलरिटी देखिए, कितने सिमिलर हैं ये लोग, कि सीजफायर होने के बाद भी हमला होता है डिफेंस एक्टिविटी के नाम पर। यही काम इजराइल करता है लेबनान में और गाजा में, कि यह रक्षात्मक हमला है। सीजफायर चल रहा है, उसके बाद देखिए सिमिलर, कितने सिमिलर है दोनों। हम ये नहीं कह सकते कि इजराइल के काम में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, अमेरिका के काम में इजराइल इन्वॉल्व नहीं है। ये दोनों एक ही यूनिट हैं। और अगर अमेरिका के किसी कर्मों पर ईरान अटैक करता है इजराइल पे, या इजराइल या किसी अग्रेशन पर अटैक करता है अमेरिका के बेसों पर, तो गलत नहीं है। एक तरफ आपने सीज फायर किया है, दूसरी तरफ हमला कर रहे हो, बोल रहे रक्षात्मक प्रणाली है ये हमारी। अगर अपनी रक्षा के लिए सारे आपके बेसेस पर अटैक करना चालू कर देगा अमेरिका, तो आप कहोगे देखिए कि वो वायलेशन कर रहा है सीज फायर का अमेरिका। तो मुमताज भाई, अभी इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज, इन पे प्रेशर बनाने के लिए, डराने के लिए, दबाव बनाने के लिए, ये सिर्फ प्रेशर बिल्डअप करने के लिए है। ये कोई रिजीम चेंज करने के लिए नहीं है, जंग को दूर तक खींचने के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ये अटैक हो रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब ईरान दे रहा है कि हम तुम्हारे किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे। जी मुमताज भाई। जी बिल्कुल, और यही सूरत हाल है, और बड़ा अच्छा अपडेट और तजिया एडवोकेट राशिद रिजवी साहब ने पेश किया है। अब्दुल वाहिद साहब, आप क्या कहेंगे, कहाँ पे बात बनेगी जा करके, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि वाकई, लेकिन एक चीज तो ये है, फिलहाल जंग तो नहीं होनी चाहिए। वो ठीक है अटैक कर रहे हैं, लेकिन एक प्रेशर बनाने वाली बात भी होती है, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कि जहां कहीं भी जब जंग के दौरान बातचीत होती है, तो एक दूसरे को ये थोड़ा बहुत वो करते हैं, ताकि दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम किसी प्रेशर में नहीं है, हम जंग के लिए भी तैयार हैं। तो ईरान ने भी वैसे ही जवाबी कार्रवाई की कि हम भी तैयार है, और धमकी भी दी बहुत जबरदस्त तरीके से, और ये कह दिया कि इजराइल रहेगा नहीं, इस बार पूरा जो है वो खत्म हो जाएगा, ये और कह दिया है। जी, तो क्या आपको लग रहा है अभी किस तरह की चीजें चल रही है अब्दुल वाहिद साहब? देखिए, एक चीज है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, डार्विन की ये थ्योरी है। तो अब जो है सवाल यह है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस वक्त इसकी रिक्वायरमेंट किसको है? क्या ईरान को है? तो ईरान को बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो तो एक लीगल स्टेट है, नेचुरल स्टेट है, आर्टिफिशियल स्टेट तो है नहीं। किसी वेस्ट के खैरात में क्रिएट की हुई टेरिटरी का नाम ईरान तो नहीं है। तो वो जो है खैरात में है, या फिर इलीगल तरीके से क्रिएट की गई टेरिटरी कौन सी है दुनिया की? इसराइल है। तो अगर इसराइल है तो फिर जो है सर्वाइवल का मसला किसके लिए है? इसराइल के लिए है। अब एक सिंपल सा सवाल है, वो मैं आपको, राशिद भाई को, जितने लोग देख रहे हैं सबके लिए मैं जो है करता हूं क्वेश्चन थ्रो। जितने जूज ने, यहूदियों ने इसराइल छोड़ा है अब तक, 7 अक्टूबर जब से हमास ने अटैक किया था और उसके बाद से, आप बताइए कि कितने यहूदी इसराइल वापस आए हैं, या कितने वापस आएंगे? बताइए आप। चलिए छोड़िए उसे, हम लोग अगर रहें किसी ऐसे में और हमें लगे कि भाई कंडीशन वोलेटाइल है और 2-2, 3-3 पासपोर्ट हमारे पास भी हों, तो हम सेफेस्ट प्लेस ढूंढेंगे। बहुत सारे लोग भारत के जिन्होंने यूएई के अंदर करोड़ों रुपए लगाए थे, बल्कि उससे भी ज्यादा इन्वेस्ट किया था रियल एस्टेट में यहाँ वहां,
बहुत सारे लोग ईरान के पहले अटैक के बाद से ही भाग कर आ गए, और अभी भी ऑफर्स हैं बहुत सारे लोगों के पास, बोल रहे हैं कि भी जब तक शांति नहीं होगी हम जाएंगे नहीं। जॉब करने वाले लोग भी नहीं जा रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट रीजन से और आसपास से आ गए भारत वापस। तो आप बताइए कि जब कामगार जिसकी रोजी रोटी है, जब वो वापस आ गया, हमारे यहां देखिए आप, कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा, एक ही देश के लोग हैं, बिहार के, बंगाल के, यूपी के, यहाँ के, वहां के, उड़ीसा के, आसाम के, दिल्ली में रुके थे। कितने लाख लोग भागे थे, बड़े बड़े वीडियो बने, बड़े बड़े फोटोज आए हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, भास्कर ने तो बाकायदे लाशें दिखाई थी, दैनिक भास्कर ने। तो जब अपने देश के अंदर सिनेरियो ऐसा होता है जरा से उससे, तो जब इसराइल पर ईरान की बमबारी हो रही हो और हर तरफ से इसराइल ने खुद अपने ऊपर जंग मुसल्लत कर रखी हो, तो जो लोग इसराइल छोड़कर जाएंगे, जिनके पास 3-3, 4-4 कंट्रीज की है, क्योंकि इसराइल में एक भी यहूदी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसके पास सिंगल वन नेशन की वो हो कि नहीं वो सिर्फ इसराइल का शहरी है। जितने इसराइली मिलेंगे आपको 90% वो सारे के सारे कोई पोलैंड का है, रशिया का है, चाइना का है, मतलब वो जिस जिस देश से इसराइल में आए वो अपना पासपोर्ट लिए हुए हैं, आज भी सेफ हैं। और पूरे दुनिया में कोई यहूदी कहीं भी पैदा हो, वो नेचुरली जो है इसराइल का नागरिक बन जाता है। पता नहीं कहां से कौन सा ला है ये। भाई जो भारत में पैदा हुआ है, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो नेचुरली जो है मुसलमान बोले कि नहीं मैं सऊदी अरब का भी नागरिक हूं। भाई हज के दौरान, उम्रे के दौरान आपकी मौत हो गई मक्के में, तो वो एक दूसरी बात है, वहां का लॉ है कि फिर उसको जो है वहीं पे तदफीन होगी। लेकिन जनरल जो है हालात में अगर आप सऊदी अरब जाते हैं, मुसलमान है, तो फिर आपकी तदफीन वहां नहीं होगी, आपकी बॉडी भेजी जाएगी जिस देश के हैं आप। तो जब जो है भारत का मुसलमान कितना ही बड़ा अलीम दीन हो, ये दावा नहीं कर सकता कि नहीं भारत में भले ही पैदा हुआ हो लेकिन नेचुरली वो सऊदी अरब का भी नागरिक है। तो ये यहूदी कौन सा लेकर के आए हैं दुनिया का फार्मूला कि भाई वो पोलैंड के भी हैं, सब कुछ है, लेकिन दुनिया में कहीं भी पैदा हो इसराइली नागरिक भी है, ठीक है बना लो भाई लॉ। तो जब कानून ऐसे ही बनते हैं तो जो लोग कायदे से चलते नहीं है तो कायदे से मारे जाते हैं फिर। तो अभी हमें लग रहा है, तो जो मैंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात बोली है, इसकी जरूरत किसको है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जरूरत उसको है जो इलीगल है, जो सही नागरिक नहीं है। तो सही नागरिक कौन है? फलस्तीनी। घर उजाड़े गए फलस्तीनियों के, नकबा हुआ फलस्तीनियों का। तो असल जो है महात्मा गांधी ने हवा में नहीं बोला था कि जैसे फ्रांसीसियों का है और जितने हिंदुस्तानी हैं इनके लिए अगर ये है मुल्क, तो वैसे ही जितने फलस्तीनी और अरब हैं वो फलस्तीन उनका है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के रूहे रमा, उन्होंने बोला है कि ये जमीन खाली करनी पड़ेगी, पूरे का पूरा फलस्तीन इसराइल इनको छोड़कर जाना पड़ेगा, पूरी अरबों की फलस्तीनियों की जमीन है। बताइए। तो कुल मिलाकर के ये है कि सर्वाइवल की ये जंग है। इसराइल हर 5 साल बाद, 10 साल बाद एक नए कंट्री का विकेट गिरा देता था। कभी सीरिया का गिरा दिया, इराक का गिरा दिया, लीबिया का गिरा दिया, लेबनान का गिरा दिया, इधर उधर, या फिर कंट्री को कर दिया कमजोर कि कोई जो है किसी के अंदर इतनी हैसियत ही न रहे कि अगर इसराइल से गुलेल भी दागा जाए तो वो रिटेलिएट कर सके। गलती ये हुई इनसे कि इन्होंने जो है ऐसे कंट्री को भी छेड़ दिया, ईरान को, जो ऑलरेडी जो है इन सारी चीजों को समझते हुए अपना फ्रंट लाइन क्रिएट किए हुए है। तो जब आप उसकी फ्रंट लाइन को ही जो है डिसमेंटल नहीं कर पा रहे हैं, हिजबुल्ला अभी भी जमा हुआ है जंग में, हुसी अब भी जो है जमे हुए हैं, तो वो तो देश है, ईरान बैठा हुआ है। तो अब चूंकि इन्होंने ईरान को छेड़ा है तो ठीक है, ईरान जवाब दे रहा है। भाई एक इनकर्जन लफ्ज है, यानी आपके उसमें गैर कानूनी तौर से घुसने की कोशिश की। किसने? अमेरिका ने। आज अमेरिका के 4 ड्रोन मार के गिरा दिए हैं ईरान ने, और एक ड्रोन बाकायदे सही सालिम पकड़ लिया, उतार लिया है, रिवर्स गए, मतलब इंजीनियरिंग से। ऐसे बहुत सारे ड्रोन ईरान ने बनाए हैं। एक और ड्रोन अमेरिका का आ गया ईरान के कब्जे में। उसके अलावा 4-5 फाइटर जेट थे। एक चीज होती है जिसको मिलिट्री की जबान में बोलते हैं पेलोड, यानी वजन ज्यादा हो, जब आप भाग रहे हो तो उसको गिरा कर जाते हैं। इन्होंने ईरान की एयर स्पेस में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ईरान ने काउंटर अटैक शुरू किया तो ये भागे हैं, तो पेलोड आबनाए हुर्मुज के अंदर गिराते हुए गए। तो कुछ कश्तियों पर वो गिर गया होगा और उससे कुछ नुकसान हुआ होगा, या बंदर अब्बास के आसपास हो गया होगा। दैट्स इट।
अमेरिका ने कोशिश की थी, इस बार भी नाकामी हाथ लगी, जैसा कि उसको जो है 1 महीने पहले नाकामी हाथ लगी थी, जब उसने एक प्रोपेगेंडा किया कि हमारा एक फौजी ईरान में गिर गया है, हम उसको बचाने जा रहे हैं। वो सब आया और अपने ही जो है उसको जो है प्लेन को डिस्ट्रॉय करके भागना पड़ा था। तो ये अफगानिस्तान नहीं है कि जहां आप आएंगे 10-10 साल रहेंगे। यहां विद इन सेकेंड्स जो है रिटेलिएट करता है ईरान और रिस्पॉन्स देता है। सूरत हाल ये है, चूंकि ईरान अभी पेशेंस इसलिए रखे हुए है, वरना वो बहुत सारे अरब ममालिक के अंदर अमेरिकन बेसेस को अब तक टारगेट कर चुका होता। हज चल रहा है, अरफात के मैदान में लोग जमा हैं, अहम मनासिक हज के पूरे किए जा रहे हैं। भारत के अंदर 28 तारीख में है ईद उल अजहा। अब आप बताइए कि ये सारी की मतलब मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है ये, तो अब उसके अंदर जो है ईरान नहीं चाहता कि भाई किसी भी तरह की बदमजगी पैदा हो। तो ये जो है एक मेजर डिफरेंस है अहले ईमान के बीच में और जो लोग किसी भी चीज पर ईमान नहीं रखते उनके बीच में एक बड़ी लकीर है कि दुनिया जो है इंसानियत मतलब इंसानी कदरें किसे बोलते हैं। सऊदी अरब ने कई बार बोला था यूएस से कि भाई हज है, पूरी दुनिया का मुसलमान यहाँ पे जमा है, लाखों करोड़ों लोग हैं, इस दौरान कम से कम छेड़ा न जाए, लेकिन ट्रंप ने फिर भी छेड़ दिया। और ये सब मानना कि नहीं नेतन्याहू कहता है, ये सब कहता है, तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप जो है 6 महीने के बच्चे हैं, वो पानी को मम्मम बोलते हैं। तो भाई सूरत हाल ये भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये झूठ बोलने का ये सब पूरे का है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए इस वक्त क्राइसिस सर्वाइवल का अमेरिका के पास है। और रही दूसरी बात कि भाई चीन को सौंप देगा ईरान, क्यों? शबे बारात का हलवा है, क्या बांटा जाएगा मोहल्ले में कि भैया तू भी ले ले, तू भी ले ले। ये जो है किसी जुमेरात वगैरह की इसकी जो है नहीं है कि भाई ईरान जो है, इतने सैकड़ों वैज्ञानिक मारे गए ईरान के, पूरा प्रोग्राम है उसका, उसके बड़ी बड़ी क़यादत को कत्ल किया गया। किस लिए? इसीलिए कि ईरान जो है यूरेनियम का एनरिचमेंट न कर सके। ये दुनिया को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि यूरेनियम से सिर्फ न्यूक्लियर वेपन बनता है। यूरेनियम से क्रिटिकल लाइफ सेविंग मेडिसिन्स बनती हैं और उसके लिए परसेंटेज है कि 30% से ऊपर होगा तभी वो बन पाएंगी। ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं 8% ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये सब यूरोप वाले छुपाते हैं। अमेरिका की हैसियत नहीं है बोलने की। जब इसने इराक पर सैंक्शंस लगाए थे तो 5 लाख बच्चे मरे थे क्योंकि उनको लाइफ सेविंग मेडिसिन भी नहीं मिल पाई थी। तो ऐसे लोग जो है प्रवचन देते हुए, कथा बांचते हुए अच्छे नहीं लगते, अमेरिका जैसे लोग। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी एक दौर है और अभी जो है कुछ देर पहले जो शेख तमीम हैं अमीर कतर, उनसे जो है मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने बात की है। उन्होंने बोला है कि ईरान डायलॉग को लेकर बहुत ही सीरियस है और खित्ते के ममालिक को ईरान गारंटी देता है कि वो पीस, स्टेबिलिटी और उनकी सॉवरेनिटी इनकी पासदारी करेगा।